तो बच्चों, जैसा कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि पिछले क्लास को आप पढ़ कर के बैठें तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो मैं कल आच्छादन, ओवरलैपिंग, एक्सियल और नॉन एक्सियल, अक्षीय और अनक्षीय आच्छादन के बारे में पढ़ा करके बंद हुआ था। तो आज जो मेरा क्लास है उसके आगे से शुरू होता है। तो बच्चों, इसमें आज हम लोगों को प्रसंकरण, जो कि आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया था, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है प्रसंकरण। तो प्रसंकरण के कुछ पॉइंट की आवश्यकता होगी। तो फर्स्ट ईयर में आपने उसको बहुत डिटेल से पढ़ा था, 3 से 4 मेथड आपने अप्लाई किया था वहाँ पर। लेकिन ये चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ज़्यादा मात्रा में रहता है और कार्बन पर आपको ज़्यादा फोकस करना रहता है। अतः प्रसंकरण के लिए आज का जो क्लास होगा वह कार्बन पर फोकस होगा। तो बच्चों, ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे और हम लोगों का हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का जो चैप्टर है उसकी अगर कहा जाए तो आज से ही शुरुआत हुआ। जो भी था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में ही चला गया। अब आज से आप अपने सिलेबस पर आ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रसंकरण से कुछ परिचय आपको दे रहा हूं। तो देखिए, जैसे ये कार्बन, तो ये कार्बन आपको पता है चतुःसंयोजी होता है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इस कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाया, अगर इस कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ये सिंगल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, तो जहाँ भी आप ये सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो जहाँ जहाँ आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, हर एक जगह सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। हर एक जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। प्रत्येक जगह सिग्मा बंध आपको प्राप्त हो रहा है। अतः बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि इस कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड। इसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बना ले और शेष तत्व के साथ वह सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे, और ऐसे कार्बन का हमको प्रसंकरण निकालना पड़ जाए, ऐसे कार्बन का हमको हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे, ऐसे कार्बन का हमको हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे, अथवा इसका प्रसंकरण पूछे, जिसको आप HYD दे के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ऐसे कंपाउंड का अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, प्रसंकरण पूछा जाए, HYD दे, तो इस कार्बन पर आप फोकस कीजिए। ये कार्बन का प्रसंकरण, ऐसे कार्बन का प्रसंकरण sp3। ऐसे कार्बन पर अगर आप आ जाते हैं, ऐसे कार्बन पर, तो ऐसे कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा sp2। और बॉन्ड का गप करें तो बॉन्ड में बच्चों, अगर आपका सिंगल बॉन्ड रहे, अगर आपका डबल बॉन्ड रहे, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड रहे, ये आपका सिंगल बॉन्ड हुआ, एकल बंध जिसको आप बोलते हैं। ये आपका डबल बॉन्ड हुआ, जिसको द्विबंध आप बोलते हैं। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हुआ, जिसको त्रिबंध बोलते हैं। तो चाहे सिंगल बॉन्ड रहे या डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, एकल बंध हो, द्विबंध हो, त्रिबंध हो, सभी में ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, सभी में।
सब में ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का आप बॉन्ड देखें, किसी भी प्रकार का आप बॉन्ड देखें, एक सिग्मा बॉन्ड उसमें निश्चित रूप से बनेगा। एक सिग्मा बॉन्ड उसमें निश्चित रूप से बनेगा। एक सिग्मा बॉन्ड उसमें बनेगा। एक सिग्मा बॉन्ड सभी में बनेगा, चाहे वह सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर आगे अंतर क्या है? तो जहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है, जहाँ एकल बंध रहता है, वहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना, वहाँ पाई बॉन्ड नहीं बनता है। लेकिन जहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो एक बनता ही है, साथ में एक पाई बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड भी वहाँ पर बनता है। इसके अलावे ट्रिपल बॉन्ड में देख लीजिए, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ पर त्रिबंध है, तो वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड तो बना ही, साथ ही साथ दो पाई बॉन्ड इसके साथ बनता है। तो बच्चों, चाहे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो या किसी अन्य क्लास का एग्ज़ाम हो, तो ये जो पॉइंट आप पढ़िएगा, बॉन्ड की संख्या, ये निश्चित रूप से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको कोई कंपाउंड का संरचना बना देगा, किसी कंपाउंड का नाम बोल देगा और उसमें इस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या पूछेगा, अथवा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अनुपात पूछ देता है। तो इसलिए थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पर कन्फर्मेशन ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो जब इस सिग्मा बॉन्ड का चर्चा करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो कल हमने अक्षीय आच्छादन का गप किया था। कल हमने एक्सियल ओवरलैपिंग, कल अक्षीय आच्छादन पर हम लोग थे, एक्सियल ओवरलैपिंग। और ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, बताया गया था दिशात्मक होता है, आणविक अक्ष के दिशा में होता है और ज़्यादा कवर करता है, ज़्यादा ढक लेता है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई से। अतः जहाँ जहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा वह प्रबल बंध का निर्माण करेगा, इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन जहाँ पर पाई रहेगा, जहाँ पर आपका पाई रहेगा, पाई बॉन्ड आप देखिए, जहाँ पर आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड, ये अनक्षीय होता है, ये लेटरल होता है अथवा नॉन एक्सियल होता है आच्छादन। ये लेटरल होता है अथवा नॉन एक्सियल होता है। और जब ये नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, ये जब नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, तो स्वाभाविक है कि यह कम स्थान छेकेगा, दिशात्मक नहीं होता, लंबवत होता है। कल बताया गया है लंबवत होता है, इसलिए यह सिग्मा बॉन्ड की तुलना में जरूर कमज़ोर होगा। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा बनिस्पत पाई बॉन्ड के। थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। तो बॉन्ड का जहाँ तक आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो जब कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो संभावना क्या क्या बनता है? संभावना बनता है कि कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए, अथवा कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड से, हो सकता है कि यहाँ पर कार्बनों रहे और 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर ले, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले, ये दोनों तरफ डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड और किसी के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर ले। लेकिन इस 4 संभावना से ज़्यादा संभावना नहीं बन सकता है। अतः इस 4 संभावना को ही गौर करना है, आपको ध्यान देना है कार्बन पर। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जाता है, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि अगर कोई कार्बन है, कार्बन पर आपको पूरा फोकस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
और कार्बन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो सिंगल बॉन्ड तो आप जान गए सिग्मा बॉन्ड, जितना बॉन्ड है उतना सिग्मा हो गया। इसी तरह से अगर यह डबल बॉन्ड जैसे बनाया तो डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर पाई हो गया, एक पाई बॉन्ड बनाया और 2 गो सिग्मा हो गया, यहाँ भी एक सिग्मा हो गया, तो 3 सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। sp प्रसंकरण sp2 प्रसंकरण ये हुआ sp3। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर यह कार्बन दोनों किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करे तो इसका प्रसंकरण sp होगा। इसका प्रसंकरण sp होगा, अर्थात इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल भाग लेंगे। इसमें sp2 वाले में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल प्रसंकरण में भाग ले रहा है, और sp3 वाले में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल प्रसंकरण में भाग ले रहा है। बच्चों इसी प्रकार से अगर कार्बन पर आप फोकस करें तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, एक सिंगल बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर गिनने के लिए कोई बोल दे तो भी हम गिन सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 पाई हो गया, एक सिग्मा तो खैर सब में रहता है, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो एक सिग्मा। तो प्रसंकरण की बात करें तो इसका भी प्रसंकरण sp होता है। तो इस चीज़ को आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान में रखेंगे कि अगर कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है तो प्रसंकरण sp3, कार्बन अगर किसी एलिमेंट के साथ या खुद के साथ एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो प्रसंकरण sp2, और कार्बन अगर किसी अन्य एलिमेंट के साथ अथवा अपने साथ 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो प्रसंकरण sp, और अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो भी प्रसंकरण sp। अब इस प्रकार का संरचना जब बनाएंगे तो हम आसानी से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या गिन सकते हैं। तो बच्चों आपको जो ये बताया गया है, आप इसके काउंटिंग के आधार पर, आप उसके स्ट्रक्चर के आधार पर आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या आसानी से बता सकते हैं। बिकॉज किसी भी प्रकार का बॉन्ड रहे तो एक सिग्मा उसमें रहेगा ही। डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड तो एक पाई उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड के साथ, किसी भी बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड निश्चित रूप से रहेगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसके पार्टिसिपेशन पर ध्यान डलवाता हूँ आपको। ये आप इसको लिख लें। मैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के गुण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप इसके कैरेक्टर को कैसे जानिएगा। तो थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर, देखिए एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, इसका मतलब कुल ऑर्बिटल 4 हुआ। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है तो कुल 4 ऑर्बिटल हुआ, और कुल 4 ऑर्बिटल जो है, अब अगर हम s का कैरेक्टर निकालें, प्रतिशत s कैरेक्टर निकालें, इसमें अगर प्रतिशत s गुण निकालें, इसमें s गुण निकालें तो कितना प्रतिशत s का बन जाता है। तो देखिए s 1 है और 3 p है, इसका मतलब कुल 4 है। तो कुल 4 है तो कुल हो गया 4। s यहाँ पर 1 ही है तो s हो गया 1। प्रतिशत निकाल रहे हैं, ऊपर नीचे भी आप 100 से गुना कर सकते हैं, परसेंटेज निकाले तो ये आपका 25% हुआ। इसका मतलब sp3 प्रसंकरण जब होगा, sp3 प्रसंकरण जब होगा तो इसमें s का कैरेक्टर गुण, s का जो कैरेक्टर होगा वो 25% होगा। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं s का कैरेक्टर जब 25% हुआ तो 3p है, तो 3p है तो p का हो जाता है 75, तो p इसमें 75% है और s इसमें 25% है। इसी प्रकार से आप नीचे भी देख सकते हैं। नीचे अगर गौर करें तो देखिए
यहाँ पर गौर कीजिए sp2 वाले में, sp2 वाले में हम आते हैं तो sp2 वाला में बच्चों s कैरेक्टर को आप देखिए, sp2 वाले में आप s गुण को देखिए। s गुण तो s तो एक ही है और p 2 है तो कुल हो गया 3, s गुण को देख रहे हैं आप, कुल हो गया 3 और s एक ही है और आप निकाल रहे हैं प्रतिशत, तो ये लगभग आपका s का 33.3% के आसपास आता है। तो जो p होगा, ये s हो गया, s का जो p होगा वो 66.66 के आसपास आएगा प्रतिशत, ये p गुण हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ भी अगर गौर किया जाए, जिसका प्रसंकरण sp है, तो जिसका प्रसंकरण sp है और हम s गुण निकालना चाह रहे हैं, जिसका प्रसंकरण sp है, s गुण अगर हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो वही बात, कुल देख लीजिए, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, कुल हो गया 2, लेकिन s एक ही है और आप निकाल रहे हैं प्रतिशत, तो ये आपका 50%, इसमें दोनों 50-50 हो गया, दोनों में ही, माने s भी 50% है, s भी आपका 50% हो गया और p भी इसमें 50% हो गया। बच्चों ये sp का था, सेम कंडीशन इसमें है। तो जब आप आगे बढ़िएगा तो इस चीज़ का आपको आवश्यकता पड़ेगा कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, किसका साइज ज़्यादा है, किसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। तो इस चीज़ को जब s और p गुण को आप देख के रखिए, किसी एक का गुण याद रखिए तो दूसरे का गुण आपको पता चल जाएगा, चूँकि 2 ही है, किसी एक का गुण बढ़ेगा तो दूसरे का गुण घटेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कहीं पर s गुण बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि p गुण घटेगा, और कहीं पर अगर p गुण बढ़ रहा है तो s गुण घटेगा। तो किसी एक का गुण बढ़ने से दूसरा घटेगा, ये श्योर है, चूँकि 2 ही चीज़ s और p ही है। तो इस गुण को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, s कैरेक्टर को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। s कैरेक्टर आप जानते हैं तो p कैरेक्टर को भी आप आसानी से जान जाइएगा, और ये आपको 2 से 3 चीज़ में तो ज़रूर काम देगा। पहली बात आप देख लीजिए कि ये जो s कैरेक्टर, अगर आप s कैरेक्टर का बात करें, s गुण का गप करें s कैरेक्टर का, तो ये s कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सीधा समानुपाती होता है साइज का, आकार का। इसका आप ये सीधा अर्थ लगा सकते हैं बॉन्ड लेंथ का, आप इसको बॉन्ड लेंथ भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बंध लंबाई का, बंध लंबाई का ये सीधा समानुपाती होता है s कैरेक्टर। इसका मतलब है कि s गुण अगर बढ़ेगा, s गुण बढ़ेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा समानुपाती अगर कोई चीज़ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा समानुपाती अगर है, कि कहने का मतलब ये है कि s गुण बढ़ते जाएगा तो साइज बढ़ते जाएगा, s गुण घटते जाएगा तो साइज घटते जाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ हो गया। और इसी प्रकार से आप देखिएगा तो बॉन्ड लेंथ, ये जो s कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई का गप चल रहा है, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको सही से लिख देता हूं, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हो गया बंध शक्ति, ये हो गया बंध शक्ति। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ का
बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन द सेंस हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती का सेंस ये हुआ कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, अभी आपने देखा यहाँ पर एस कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ से कनेक्ट होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, कहने का मतलब है कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। और इसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बंध शक्ति, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी का, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बंध ऊर्जा। तो बंध ऊर्जा का जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो कहने का सेंस ये है कि जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा हो। तो देखिए ये एस कैरेक्टर का चर्चा चल रहा था। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था साइज का, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का, और बॉन्ड लेंथ से इधर हमने कैरेक्टर कनेक्शन जोड़ा। बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ इन्वर्सली रिलेशन हुआ, इसका मतलब उल्टा, बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। इसी में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रतिशत एस कैरेक्टर है, प्रतिशत एस कैरेक्टर, प्रतिशत एस गुण जो है, प्रतिशत एस गुण जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत ऋणात्मकता का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत ऋणात्मकता का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत, आप ऐसे इसको समझिए कि विद्युत ऋणात्मकता ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस गुण का। विद्युत ऋणात्मकता ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस गुण का, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस गुण का, इसका मतलब अगर कहीं पर एस गुण बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा। तो जहाँ पर एस गुण बढ़ेगा वहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। तो मैं अभी एस गुण और पी गुण का चर्चा कर रहा था प्रसंकरण पर। तो इस प्रसंकरण के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन हम लोगों का चैप्टर है। तो प्रसंकरण के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन का वर्गीकरण अगर कीजिएगा तो इसमें आपका देखिए, प्रसंकरण के आधार पर अगर आप हेलो एल्केन का वर्गीकरण कीजिएगा तो एक आएगा उसमें sp3CX बंधन युक्त यौगिक। तो sp3CX बंधन युक्त यौगिक जो होगा, इसका कहने का सेंस ये है कि हैलोजन परमाणु जो आप ये देख रहे हैं, हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिसका प्रसंकरण sp3, अभी तुरंत प्रसंकरण का ही चर्चा हो रहा था। और ये हैलोजन परमाणु है, ये बार बार आपको बताया गया है कि ये हैलोजन परमाणु है। X के जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चर्चा हुआ है पहले। तो
प्रसंकरण के आधार पर अगर आप हेलो एल्केन का बंटवारा कीजिएगा, हेलो एरिन का बंटवारा कीजिएगा, तो पहला आया उसमें sp3CX बंधन युक्त यौगिक। इसका मतलब हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका प्रसंकरण sp3 होता है, और इसको 3 भाग में बांटा गया। इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला हो गया आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। पहला हो गया आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो पहला जो आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन हुआ, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1x। CnH2n+1x, इसका मतलब हाइड्रोजन रहेगा दुगुना से 1 ज़्यादा। तो हाइड्रोजन ये आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, ये एग्जाम्पल हो गया sp3CX बंधन युक्त यौगिक का। तो ये जो आप एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन देख रहे हैं, इसका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+1x। इसका मतलब हेलोजन परमाणु यहाँ पर इसके साथ अटैच है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका लेकर के। तो ये हाइड्रोजन आपका दुगुना से 1 ज़्यादा होगा। मान लीजिए कार्बन हम 1 रखते हैं, तो कार्बन 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन हो जाता है 3, इसके साथ हेलोजन जोड़ देते हैं। तो इसके नाम का अगर बात हो, इसके नाम का अगर बात हो तो इसी पर बैठ जाएगा। एल्किल, कार्बन 1 है, दैट मीन्स मेथिल। हेलो, इसका मतलब X है, तो हेलो। हैलाइड तो X है, तो मेथिल हैलाइड। ये कॉमन नेम हो गया, मेथिल हैलाइड कॉमन नेम है। और आईपीएससी नेम पे आ जाइएगा तो हेलो पहले लगा दिए X के लिए, और 1 कार्बन है तो मैथ, तो मीथेन, हेलो मीथेन। ये आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। इसी में आप कार्बन बढ़ाते जाइएगा, कार्बन बढ़ाते जाइएगा, कंपाउंड बनते जाएगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगर इस हेलोजन परमाणु को देखा जाए कि हेलोजन परमाणु किस कार्बन के साथ जुड़ा है, उसके आधार पर अगर इसका फिर बंटवारा करें, इसका अगर फिर बंटवारा कर दें, तो देखिए हेलोजन परमाणु पर फोकस कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन परमाणु पर। यदि ये हेलोजन परमाणु, कार्बन का गौर कीजिए, कार्बन पर ध्यान दीजिए कि हेलोजन परमाणु कौन कार्बन से जुड़ा है। अगर हेलोजन परमाणु ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, अगर ये हेलोजन परमाणु CH2, देखिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ जुड़ता है, तब आप इसको प्राइमरी बोलते हैं। 1 डिग्री देकर के सूचित कर देते हैं, तब ये हो जाता है आपका प्राइमरी, तब ये आपका हो गया प्राथमिक, तब ये आपका हो गया प्राथमिक। और हेलोजन परमाणु को ही लीजिए, ये हेलोजन परमाणु कार्बन पर गौर करना है। हेलोजन परमाणु को देखिए, कार्बन को देखिए। अगर यह हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिसके साथ 1 ही हाइड्रोजन हो, इसका मतलब 2 एल्किल ग्रुप ले लिए, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। तो हेलोजन परमाणु को गौर कीजिए, अभी इस CH के साथ जुड़ा है। तो हेलोजन परमाणु अभी CH के साथ जुड़ा है, इसी को आप बोलते हैं सेकेंडरी, इसी को आप बोलते हैं सेकेंडरी, इसी को आप बोलते हैं द्वितीयक। ये हो गया सेकेंडरी। इसी प्रकार से हेलोजन पर ही फोकस करना है। अगर यह हेलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिसके साथ हाइड्रोजन हो ही नहीं, इसका मतलब बड़ा कंपाउंड रहे, 3 एल्किल ग्रुप रहे इसके साथ। अगर यह हेलोजन परमाणु वैसे कार्बन से जुड़ता है जिसमें 3 एल्किल ग्रुप हो, मतलब H नहीं हो, तो उसको बोला जाता है टर्सरी। 3 दे के डिग्री दे दिए, ये हो गया आपका टर्शियरी, ये आपका हो गया टर्शियरी। तो अगर आप sp3CX वाले में आते हैं तो पहला हो गया एल्किल हैलाइड। थोड़ा सा गौर से समझेंगे। एलिल में आइएगा, अगर आप सेकेंड नंबर एलिल में आइएगा तो एलिल में देखिए, ये रहा आपका कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एलिल का गप चल रहा है। ये रहा आपका कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, आप 4 बॉन्ड पूरा कर लीजिए। गप है हेलोजन कहाँ जुटता है,
तो जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन के साथ ये हेलोजन परमाणु जुड़ेगा। आप 4 बॉन्ड हाइड्रोजन देके पूरा कर लीजिएगा हर जगह एक एक, जहाँ भी हाइड्रोजन आपका घट रहा है, जैसे 4 यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड इधर है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ के, मतलब हर कंडीशन में आपको क्या करना है, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर देना है। आप ये समझ लीजिए कि सब जगह हाइड्रोजन अटैच। तो इस कार्बन का गप हो रहा है कि जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ता है तो वो हो गया आपका एलील, इसी प्रकार से अगर आप तीसरे नाम पे आते हो, बेंजील हैलाइड पे आते हो, बेंजील हैलाइड पर, तो आप आराम से एक बेंजीन रिंग बना लीजिए। बेंजीन रिंग पहले बहुत बनाया गया है, ये बेंजीन रिंग बना लीजिए और बेंजीन रिंग में कहीं भी ये CH2 जुड़ा है, तो बेंजीन रिंग में अगर कहीं पर ये CH2 जुड़ा है तो उसके साथ, इस कार्बन के साथ ये हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बेंजील हैलाइड। तो ये हो गया आपका बेंजील हैलाइड। बेंजीन रिंग के साथ जो CH2 जुटा है उसके साथ, उस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ ये हेलोजन परमाणु जुटा है, तो ये हो गया बेंजील हैलाइड। कहने का मतलब है कि sp3CX में 3 आ गया, एक एल्किल, एक एलिल और एक बेंजील। अब हम थोड़ा सा आ जाएंगे sp2CX। अगर sp2CX का बात करोगे तो थोड़ा सा यहीं पर गौर कर लीजिए, हेलोजन परमाणु, ये हेलोजन परमाणु आपका उस कार्बन से जुड़ता है, हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिसका प्रसंकरण sp2 होता है। तो आप उसका प्रसंकरण sp2 होता है तो ऐसे में आ जाएगा 3। एक आ गया आपका वाइनिल, एक आ गया आपका वाइनिल हैलाइड। ऐसे में क्या होता है, ये जो वाइनिल हैलाइड है, जहाँ पर आप वाइनिल हैलाइड देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहाँ पर ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसी डबल बॉन्ड में ही हेलोजन जुड़ जाता है। जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के साथ ये हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है। आप हाइड्रोजन देकर के बॉन्ड पूरा कर लीजिए शेष कार्बन का। तो जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है उसी के साथ जुड़ जाता है, तो ये आपका हो गया वाइनिल। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा एरिल पे आइएगा तो आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, और बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है। अतः आपको बताया गया क्लॉक या एंटी क्लॉक कहीं से भी आप डबल लीजिए, एक सिंगल, एक डबल, फिर एक सिंगल, ऐसे लीजिए। तो प्रत्येक जगह लाइन इंट्रैक्शन है। ये प्रीवियस क्लास बार बार आपको बताया जाता है कि पीछे आप जितना पढ़ के रखिएगा उतना अच्छा से समझ में आएगा। तो ये लाइन इंट्रैक्शन है, तो स्वाभाविक यहाँ कार्बन है और ये द्विबंध है, इसी के साथ हेलोजन जुड़ जाए। ये कार्बन है, लाइन इंट्रैक्शन पर यहाँ पर कार्बन रहता है, तो ई कार्बन जहाँ पर द्विबंध है उसी के साथ अगर हेलोजन परमाणु जुड़ जाए तो आप समझ लीजिए ये हो गया एरिल हैलाइड। इसी प्रकार से अगर आप विसिनल पर आइएगा तो विसिनल हो गया, इसमें 2 गो हेलोजन परमाणु रहेगा। ये डाई हैलाइड का उदाहरण है, ये सब डाई हो जाएगा, 2 गो हेलोजन रहेगा आपका, 2 गो हेलोजन। अब मान लीजिए कि ये कार्बन है और अगर इस दोनों कार्बन के साथ 1 गो हेलोजन परमाणु है, 2 गो हेलोजन रहेगा, डाई है तो डाई का मतलब ही होता है 2, और 2 का मतलब है दोनों जगह अगर हेलोजन है तो आप हाइड्रोजन देकर के बॉन्ड पूरा कर लीजिए 4 इसका। ये 2 आसन एकदम बिल्कुल अगल बगल वाला, आसन मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट का सेंस है कि ये कार्बन है तो बगले वाला कार्बन के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ता है, तो ये हो गया आपका विसिनल। तो थोड़ा सा अगर आप जेम पे आइएगा, विसिनल को आप शॉर्ट में विक भी बोल सकते हैं, VIC, विक हैलाइड भी इसको बोला जाता है, विसिनल हैलाइड को। तो जेम पर आइएगा तो सेम बात है, ये भी डाई हैलाइड का ही उदाहरण है, ये भी डाई हैलाइड ही हुआ। इसमें देखिए बच्चों, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है,
तो यहाँ पर आपने देखा था कि एकदम बगल वाला जो एडजेसेंट कार्बन था उसके साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा था, एक कार्बन में नहीं जुड़ा था। लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन के साथ दोनों हेलोजन जुड़ जाएगा। इसका हम बॉन्ड पूरा कर देंगे, एक जो बच गया उसमें बॉन्ड पूरा कर देना है, तो 4 बॉन्ड इसका पूरा हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन देकर के बॉन्ड पूरा कर देना है 4। तो ये आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल बन जाएगा आपका जेम हेलाइड का।